हेलो एवरीवन। 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम लोग ने पूरा डिस्कस नहीं किया था। अभी 6 क्वेश्चन बचे रह गए थे जिसको मैंने अभी इस पार्ट 2 में कवर किया है। तो इसके पहले वाली वीडियो के साथ ही ये वाला वीडियो कंटिन्यूटी में देख लेना, तो आपका 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने 71st क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग complies information on industrial disputes, closure, retrenchment and layoff in factories employing worker। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, दूसरा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तीसरा है लेबर ब्यूरो, चौथा है नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। तो ये सब डेटा कंपाइलेशन का काम किसका है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है सेंट्रल स्टैटिक्स सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। तो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो है वो एनएसओ के साथ मर्ज किया गया है और ये मॉस्की के अंडर में आता है। इनका जो काम है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करना होता है, जैसे जीडीपी हो गया आपका, फिर ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब कैलकुलेट करना, जिससे कि देश की जो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्म किया जा सके। अब दूसरा ऑप्शन जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इनका काम क्या है कि नई इंडस्ट्रीज सेटअप करना, एफडीआई को प्रमोट करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का जो है वो ग्रोथ हो अपने कंट्री में। तो इनका भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ले ऑफ वाला डेटा से कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन आता है अपना लेबर ब्यूरो। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। इनका मेन काम ही यही है कि इंडस्ट्रीज़ में ऑल अराउंड कंट्री जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको एड्रेस करें, फिर कब कब स्ट्राइक हो रही है वो नोटिस करें, कब कब काम ठप पड़ा है उसका डेटा कलेक्ट करें, किन को कब ले ऑफ किया गया है कौन सी इंडस्ट्री से। तो ये सब का डेटा जो है लेबर ब्यूरो कलेक्ट करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। बाकी चौथा जो अपना ऑप्शन है नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। टू बी प्रिसाइज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये डील करता है अपनी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों से, जैसे डिमांड सप्लाई हो गई इंजीनियर्स की मार्केट में वो, या फिर कहीं टेक्निकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो उसको ये फुलफ़िल करता है। तो इसका भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ये जो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस है इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में आप डिटेल में देख लेना। फिर डिपार्टमेंट ये DPIIT जो है ये भी ऑप्शन में फ्रेम किया गया यूपीएससी के मल्टीपल टाइम। तो ये जो चारों ऑप्शन है ना इनका 360 डिग्री आप लोग अच्छे से कर लेना। अब इसके वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर का वो क्या होता है, फिर एग्रीकल्चर लेबर का, फिर रूरल लेबर का, वो सब आप देख लेना। फिर एनएसओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, उसका क्या काम है। फिर CPI और IIP ये देख लेना आप। फिर DPIIT जो है ये सब। तो थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, बट इसका आप डिटेल में खुद से 360 डिग्री कर लेना। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, अगर आपको टाइम परमिट करे तो उसको भी एक बार आप देख लेना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया व्हाट इज़ रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन? CCO इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है इट मॉनिटर्स प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स। तीसरा है इट हियर्स एन ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बेरिंग एरियाज। चौथा है इट इंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करो खुद से। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ये एक वॉचडॉग का काम कर रहा है, एक मॉनिटरिंग एजेंसी का काम कर रहा है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है CCO इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो सीसीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती है। और ये जो है ये हर साल जो है अपना एक कोल डायरेक्टरी जो है वो पब्लिश करती है, जिससे पता चलता है कि देश भर में कोल का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। दूसरा है कि इट मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो है ये ध्यान देती है और मॉनिटर करती है कि जो एलोकेशन है कोल का वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। तो ये मॉनिटरिंग वाला जो ये काम है वो भी सीसीओ करती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है इट हियर एन एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग केसेस। तो जब भी गवर्नमेंट कोई एरिया एक्वायर करती है जहाँ पे कोल का बहुत बड़ा सोर्स है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होती है उसका हियरिंग का काम भी जो है ये सीसीओ ही करती है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है कि इट इंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो अब ये जो है चौथा स्टेटमेंट ऐसे देखने में तो सही लग रहा है, बट ये आपका जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। और ये जो है ये कॉमर्शियल फंक्शनिंग हो गई, और इसका काम जो है वॉचडॉग का है और एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन देख लेते हैं। ये जो चौथा ऑप्शन था ना कि इट इंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तो ये काम कौन करता है इसको आप एक बार देख लेना, क्योंकि अब ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो मे बी इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है फ्यूचर में। अब वैल्यू एडिशन में आप ये देख लेना कि पहले जो थी वो कंपनीज की मोनोपोली हुआ करती थी माइनिंग में। उनका जो एलोकेशन होता था वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही होता था, या फिर जो बड़ी कंपनी है पावर स्टील सीमेंट प्लांट्स वाली उनको होता था। तो उसमें क्या चेंज हुआ है 2020 में गवर्नमेंट ने क्या चेंज लाया उसमें, वे कैप्टिव और कमर्शियल माइनिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देख लेना कि खुद के यूज़ के लिए और सेल के पर्पज़ से माइन लेना, उस वो सबका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है तो वो पढ़ लेना। फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनिंग से इन्वायरमेंटल डैमेज और डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। रिवर्स पॉल्यूट होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट सस्टेनेबल नहीं रहता है, लोगों को रिहेबिटेट करना पड़ता है दूसरी जगह पे। तो उसके लिए ये फंड बनाया गया था। तो उसका क्या फीचर है, कैसे एलोकेशन होता है, किस किस फील्ड में वो काम करता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हो गया। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड एक बार आप लोग खुद से देख लेना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द इंडिया सैनिटेशन कोalition इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर साथ में इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि इन इंडिया सैनिटेशन कोalition इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूपीएससी का ये एक तरीका है कि जो इम्पोर्टेंट और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो डाल देता है, और फिर स्टेटमेंट में वो रीड करने पे ऐसा लगता है कि वो सही होगा। बट यहाँ पे जो दिया है कि सैनिटेशन कोalition प्लेटफॉर्म जो है फंड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं फिक्की के थ्रू फंड किया गया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक एनजीओ है बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन, उन्होंने ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये सैनिटेशन वाले वर्क को प्रमोट किया है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दिया है। ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में भी देखोगे तो जब भी 2 या 3 मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन दिया होगा फंडिंग के लिए या फिर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इन जनरल यूपीएससी वो गलत दिया रहता है और इंस्टीट्यूशंस को वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से रिप्लेस कर देता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर इज अ एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस दी चैलेंजेस ऑफ अर्बन अफेयर। तो महुआ का ये काम ही है जो अर्बन सेंटर जो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं अपने कंट्री में
उनकी जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना और इनोवेटिव सॉल्यूशन देना, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो गया या सीवेज मैनेजमेंट को लेके हो गया, तो उसके लिए वो काम करती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज़ अ एपेक्स बॉडी, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है। तो महुआ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही ये अर्बन के लिए काम करता है। रूरल के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है वो वैल्यू एडिशन में मैंने यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो वो आप एक बार देख लेना। स्वच्छ भारत मिशन ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, तो इस स्कीम के बारे में आपको एक एक चीज़ फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। जैसे महुआ अपना अर्बन अफेयर के लिए काम करता है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो ग्रामीण के लिए काम करती है। फिर ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया की बात हो रही थी, तो उसका ओपन डिफिकेशन प्लस और ओपन डिफिकेशन प्लस प्लस में क्या क्या है वो आप देख लेना। फिर गार्बेज फ्री सिटी वाला कॉन्सेप्ट। फिर अमृत, इसका कोर फंक्शनिंग क्या है। फिर फिक्की, जो कि पहले स्टेटमेंट में यूज़ किया करेक्ट आंसर था। फिक्की कब फॉर्म हुई थी, तो ये हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गांधी जी ने फॉर्म किया था जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के साथ मिलके। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में माइंड करके देख लेना, क्योंकि जब भी कोई इम्पोर्टेंट स्कीम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, न्यूज़ में है, तो उससे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो इस तरीके से जिसकी एनिवर्सरी 100 एनिवर्सरी 125 एनिवर्सरी या 150 एनिवर्सरी ऐसे हो रही है और किसी स्कीम से रिलेटेड है, तो उसका 360 डिग्री आप लोग खुद करना। अब क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ये चारों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको डिटेल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर साथ में इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो पहला ऑप्शन है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसकी मेन फंक्शनिंग जो है वो सरफेस वाटर को मॉनिटर करना, इरिगेशन और फ्लड रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे ये डील करता है। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, तो ये क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ही आती है। ये एपेक्स बॉडी है। ये जो है गवर्नमेंट को साइंटिफिक इनपुट देती है कि ग्राउंड वाटर जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तीसरा ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ही सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसका काम ये है कि ग्राउंड वाटर को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना। अगर कोई इंडस्ट्री बोरवेल या वैसा कुछ करना चाहती है तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से पहले वो परमिशन लेगी, तभी ये कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये जो है एक सिविल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू 1982 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका मेन पर्पस था जो अपनी रिवर्स है उनका इंटरलिंकिंग, तो ये उससे डील करता था। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने थोड़ा वैल्यू एडिशन में आपको बता रखा है। उसके अंडर में कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो कि डील करता है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप से, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल हो गया। ये काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये देख लेना। फिर इको सेंसिटिव जोन जो कि रेगुलेट करता है नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ को। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेना आप, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर इसमें बफर एरिया क्या होता है, कोर एरिया क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। फिर नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या फंक्शनिंग है। फिर बॉडीज़ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसमें कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं, उसके मेंबर कौन होते हैं, उसको कौन चेयर करता है, ये सब आप एक बार खुद से देख लेना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टी बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरा है इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तीसरा है द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। चौथा है द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दिया विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द टी बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो
ये पार्लियामेंट के एक्ट से ही पास किया गया था 1953 में। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिशर टाइम में भी टी का काफ़ी एक्सपोर्ट होता था। तो इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट ने टी का डेवलपमेंट प्रॉपर किया, ताकि अपना जो टी का एक्सपोर्ट है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके और उसको एक प्रॉपर वे में डेवलप किया जा सके। दूसरा है, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो जैसा कि हम लोग पुराने क्वेश्चन में भी देखे हैं, यूपीएससी जो है मिनिस्ट्री काफ़ी स्वाइप कर देती है और फिर इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस कर देती है दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पे भी इसने जो डाला है कि इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, काफ़ी टेम्पटिंग लगता है कि जो टी है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, लेकिन जो टी है अपना वो कैश क्रॉप में आता है, और जितनी भी कैश क्रॉप या उन सबसे रिलेटेड कमोडिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आती है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये रॉन्ग है। लिखा है द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज़ सिचुएटेड इन बेंगलुरु। तो टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में नहीं, कलकत्ता में है। बेंगलुरु में कॉफ़ी का वो हेड ऑफिस है। तो ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे किसका किसका कौन सा हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसमें प्रॉक्सिमिटी की वजह से कन्फ्यूज़न हो सकता है। अभी टी बोर्ड का हेड ऑफिस अगर दार्जिलिंग या सिक्किम दिया होता तो कन्फ्यूज़न हो जाता, क्योंकि वहाँ पे भी टी का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में है। तो तीसरा ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। अब चौथा ऑप्शन है कि द बोर्ड हैज़ ओवरसीज़ ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि सप्लाई को प्रमोट करने के लिए टी बोर्ड ने ओवरसीज़ ऑफिस भी मेंटेन किया हुआ है। यूएई में जो अपना ऑफिस है दुबई में, और मॉस्को में रशिया में भी है, और पहले टी बोर्ड का ऑफिस लंदन में भी हुआ करता था, जो कि अब क्लोज़ हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 और 4 हो जाएगा। अब वैल्यू एडिशन में मैंने कुछ आपके साथ डिटेल शेयर की है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया कि कमोडिटी बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं आएगा। तो टी बोर्ड का ऑफिस जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग ने सॉल्व किया था वो वेस्ट बंगाल में, क्वेश्चन में बेंगलुरु दिया था। कॉफ़ी का बेंगलुरु में है, रबड़ का कोट्टम, स्पाइस बोर्ड कोच्चि, टोबैको का गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ही जो मेजर ऑफिस है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो ये सब आप लोग खुद से एक बार सर्च करके उसकी एक लिस्ट बना लो और लास्ट मिनट पे रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि ऐसे लोकेशन या मिनिस्ट्री चेंज करेगा तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. तीसरा है, apprehension of a protected wild animal become a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the following statement given above is are correct? तो पॉज करके एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर उसके बाद साथ में सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा। तो इस क्वेश्चन में है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वाइल्ड लाइफ आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम वर्डेड है यहाँ पे कि जो वाइल्ड लाइफ है सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट है, बट अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते होगे तो हमारे जो वेरियस जुडिशरीज हैं जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने टाइम पे ये डिक्लेयर किया है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रस्टी है वाइल्ड लाइफ की, और सेक्शन 9 में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये क्लियर कट डिक्लेयर किया गया है कि जो भी एनिमल्स हैं वो सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि व्हेन अ वाइल्ड लाइफ इज़ डिक्लेयर प्रोटेक्टेड। अब ये प्रोटेक्शन में अलग अलग शेड्यूल है, 1 से लेके 6 तक पहले था, अभी ये 1 से लेके 4 तक हो गया है। तो किसमें क्या क्या है ये आप एक बार देख लेना। तो सच एनिमल इज़ एंटाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज़ फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे टाइगर जो है उसको फर्स्ट लिस्ट में प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो चाहे वो नेशनल पार्क में हो चाहे या फिर किसी नेशनल पार्क की बाउंड्री से बाहर किसी टाउन या एग्रीकल्चर फील्ड में दिखे, उसको इक्वल प्रोटेक्शन वहाँ पे भी मिलेगी जैसे कि उसको नेशनल पार्क में मिलती है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकम अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। तो ये एप्रीहेंशन वर्ड की वजह से ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है कि मेयर ऑन सस्पिशियस और फियर कि वो एनिमल डेंजर है ह्यूमन लाइफ के लिए,
उसको मारना जस्टिफाई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका डिसीज़न जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के हाथ में होता है। जब उनको सफिशिएंट ग्राउंड मिले कि ये एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट हो चुका है, तो उसको तभी मतलब पहला ऑप्शन ये रहता है कि उसको ट्रैंकुलाइज करके कैप्चर किया जाए और रीलोकेट कर दिया जाए दूसरे एरिया में। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो ये लास्ट ऑप्शन होता है कि उस एनिमल को किल किया जाए। जैसा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक मैन ईटिंग टाइगर था, टाइग्रेस थी, तो उसको किल किया गया था। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 ओनली। बाकी यहाँ पे मैंने वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया हुआ है। जो मैं बता रहा था कि पहले 6 शेड्यूल थे, अब 4 हो गए हैं, तो वो देख लेना 2022 में क्या अमेंडमेंट आया है, फिर कौन से शेड्यूल में कौन सा एनिमल आता है और कौन सी शेड्यूल में क्या क्या डिस्क्राइब है, उसकी लिस्ट आप थोड़ा डिटेल में देख लेना। यहाँ तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है। फिर वर्मिन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ में वाइल्ड एनिमल आएंगे उसमें वर्मिन एक्सेप्शन है। तो वर्मिन क्या है वो आप देख लेना, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड को डिस्ट्रॉय करे, उसको मार सकते हैं विदाउट पेनल्टी, तो वो सब देख लेना। फिर स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसको कौन हेड करता है, वैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं एज ए चेयरमैन। तो ये सब चीज़ें जो है आप 360 डिग्री खुद से कर लेना। तो 2022 का फाइनली हम लोग ने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस वाला पार्ट। अब हमारा 2021 वाला पेपर बचा है, उसको भी जल्दी हम लोग कवर करके अपना ये पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस वाला पूरा 5 साल का जो पेपर है कंप्लीट कर लेंगे। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो।